नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे भारत के एक ऐसे राज्य की जो भारत से अलग होने को बेचैन है, भारत को उत्तर और दक्षिण में बांटने की राह पर अग्रसर है और अपनी इस साजिश को अंजाम तक पहुंचाने में काफी हद तक आगे निकल चुका है। जाने अनजाने सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला उसके इस मंसूबे को पूरा करने में मदद भी कर रहा है। जी हां, वो राज्य है तमिलनाडु और फैसला है 2 दिन पहले का। सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिन पहले अपने एक फैसले में तमिलनाडु के 10 विधेयकों को बिना राज्यपाल की मंजूरी के लागू करवाने का आदेश पारित किया। दरअसल राज्य विधानसभा ने 12 विधेयकों को पास करके राज्यपाल की मंजूरी के लिए भेजे थे, लेकिन राज्यपाल ने इनमें से 2 को राष्ट्रपति के पास भेज दिया और 10 विधेयक को पॉकेट वीटो का इस्तेमाल कर रोक दिया, जिसके खिलाफ स्टालिन की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। यह मामला 2023 दिसंबर का है और राज्यपाल के पॉकेट वीटो को असंवैधानिक करार दे दिया और न्यायाधीश थे जेबी पादरीवाल जो इस मामले को देख रहे थे और पादरीवाल ने फैसला सुनाते हुए कहा कि राज्यपाल को पॉकेट वीटो का अधिकार नहीं है और सभी 10 विधेयकों को राज्यपाल से मंजूर मानते हुए लागू कराने के आदेश देती है। सामान्य तौर पर देखने में तो यह न्यायपालिका और विधायिका के बीच के टकराव का मामला दिखता है, लेकिन इसके पीछे का एजेंडा देश के टुकड़े करने का है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री अपने आप को भारत से अलग मानते हैं। उत्तर और दक्षिण की राजनीति को वो हवा देते रहते हैं। पिछले दिनों भाषा विवाद में उन्होंने भारतीय मुद्रा रुपये का भी तमिलीकरण कर दिया था। विधानसभा से पारित विधेयक के कानून बनने की जो प्रक्रिया संविधान के आर्टिकल 200 में है, उसके मुताबिक राज्यपाल किसी विधेयक को एक बार वापस विधानसभा को भेज सकती है और अपनी आपत्ति के साथ दोबारा उसे, अगर उस आपत्ति को मानकर या उसमें संशोधन करके राज्य की विधानसभा दोबारा उस विधेयक को राज्यपाल को भेजती है तो उसे मंजूरी देनी होती है और वह उसे बिना मंजूरी दिए लौटा नहीं सकती। लेकिन वह मंजूरी कितने दिनों के भीतर दे, इसकी कोई समय सीमा संविधान ने तय नहीं की है। यह राज्यपाल का राज्यों में और राष्ट्रपति का केंद्रीय कानून के मामले में विशेषाधिकार है। यह विशेषाधिकार है कि किसी भी विधेयक को वह कितने भी दिनों तक अपने पास रख सकते हैं विचार के लिए। इसे ही पॉकेट वीटो कहा जाता है, जिसका इस्तेमाल सबसे पहले पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने पोस्टल विधेयक को रोकने के लिए किया था। राजीव गांधी ने पोस्टल विधेयक भेजा था जिसमें किसी भी नागरिक के चिट्ठी को खोल करके पढ़ने का एक मामला था, अधिकार सरकार को मिलने वाला था, जिसे राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने रोक दिया था। तमिलनाडु के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल और राष्ट्रपति के पॉकेट वीटो के अधिकार को खत्म कर देने वाला आदेश पारित किया है। साथ ही भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में यह पहली बार है जब बिना राज्यपाल की मंजूरी के 10 कानूनों को राज्य में लागू करा दिया गया है। अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने न्यायाधीश, जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं जेबी पादरीवाल, उन्होंने कहा है कि यह विश्वास करना कठिन है कि राज्यपाल कोर्ट के आदेश को मानेंगे, इसलिए सभी विधेयकों को हस्ताक्षर किया हुआ मान लिया जाए और लागू कर दिया जाए। मतलब यह कि कोर्ट ने यह समझ करके इसे लागू करवाया कि अगर वो आदेश को पारित या विधेयक को मंजूर करने का आदेश राज्यपाल को देंगे तो शायद राज्यपाल कोर्ट के आदेश को नहीं मानेंगे, इसलिए इसे एज्यूम करते हुए कोर्ट ने मान लिया कि वो नहीं करेंगे, इसलिए इसे लागू हुआ मान लिया जाए और कानून को इंप्लीमेंट कर दिया जाए। आपको बता दें कि ये सभी के सभी विधेयक राज्य के विश्वविद्यालयों में कुलपति के नियुक्ति के अधिकार से संबंधित थे। उपराष्ट्रपति माननीय जगदीप धनखड़ ने इस मामले पर अपनी सधी हुई कानूनी भाषा में सटीक जवाब देते हुए सुप्रीम कोर्ट को आईना दिखाया है। संविधान में सुप्रीम कोर्ट राज्यपाल और राष्ट्रपति के अधिकार की लक्ष्मण रेखा को बताते हुए बारीक से बारीकतम लाइनों को भी उन्होंने स्पष्ट किया है। आज अपने प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे कि क्या तमिलनाडु अपने आप को भारत से आजाद करना चाहता है? क्या तमिलनाडु में भारत का संविधान लागू नहीं होगा? क्या यदि कोई राज्य विधानसभा अपने आप को देश से अलग करने का प्रस्ताव पारित कर लेता है तो क्या सुप्रीम कोर्ट उसे भी राज्यपाल की मंजूरी के बिना लागू करवा देगी? क्या यह फैसला देश के टुकड़े टुकड़े करने वालों का नहीं है? न्यायपालिका और विधायिका के बीच का यह टकराव लोकतंत्र के लिए कितना खतरनाक है, करेंगे चर्चा। और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान हैं, उनसे आपका परिचय करवाएंगे, लेकिन पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देखते हैं। रिपोर्ट के बाद जो उपराष्ट्रपति धनखड़ जी हैं उनकी प्रतिक्रिया सुनाएंगे, उन्होंने जो कहा है वो आपको सुनवाएंगे। उसके बाद उस पर विपक्ष की भी कुछ प्रतिक्रियाएं आई हैं वो भी आपको सुनवाएंगे, फिर मेहमानों से परिचय कराएंगे और फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे।
राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सुप्रीम कोर्ट के राष्ट्रपति और राज्यपालों के बिलों की मंजूरी देने की समय सीमा तय करने के मामले पर कई सवाल खड़े किए हैं। उपराष्ट्रपति ने अपनी आपत्तियां जाहिर करते हुए कहा कि हम इस हालात में पहुंच चुके हैं कि अदालतें देश के राष्ट्रपति को क्या करना है और क्या नहीं इसके निर्देश दे रही हैं और कोर्ट सुपर संसद की तरह काम कर रही है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने 8 अप्रैल को तमिलनाडु गवर्नर और राज्य सरकार के मामले पर कहा था कि राज्यपाल और राष्ट्रपति को समय सीमा में बिलों को मंजूरी देनी होगी, अन्यथा बताना होगा कि आखिर बिल को क्यों अटकाया गया। जिस पर अपनी नाराजगी जताते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि अनुच्छेद 142 के तहत मिला अधिकार न्यूक्लियर मिसाइल बन चुका है जो 24 घंटे 7 दिन उपलब्ध है। भारत ने ऐसे लोकतंत्र की कल्पना नहीं की थी जहां न्यायाधीश कानून बनाएंगे, कार्यपालिका का काम स्वयं संभालेंगे और सुपर संसद की तरह काम करेंगे। हमारी चिंताएं बहुत उच्च स्तर पर हैं। हमने अपने जीवन में कभी नहीं सोचा था कि ये सब देखना पड़ेगा। भारत में राष्ट्रपति का पद बहुत ऊंचा है जो संविधान की रक्षा, संरक्षण और बचाव की शपथ लेते हैं, जबकि मंत्री, उपराष्ट्रपति, सांसदों और न्यायाधीशों सहित अन्य लोग संविधान के पालन की शपथ लेते हैं। इसके साथ ही उपराष्ट्रपति ने न्यायाधीश के घर पर मिले बड़ी मात्रा में कैश को लेकर भी न्याय व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि जस्टिस वर्मा के घर जले नोटों के मामले में एफआईआर क्यों नहीं हुई? क्या कुछ लोग कानून के ऊपर हैं? कोई संस्था आखिर कैसे संविधान के ऊपर हो सकती है? जांच के लिए 3 जजों की इन हाउस कमेटी बनी जिसका कोई संवैधानिक अधिकार नहीं। अगर ये किसी आम आदमी के साथ होता तो क्या उसे ये सुविधा मिलती? इन सवालों के साथ उपराष्ट्रपति ने न्यायिक व्यवस्था में लोगों के कम होते विश्वास पर भी चिंता जाहिर करते हुए कहा कि हमारी संस्थाओं में से एक जिसे लोगों ने सर्वोच्च सम्मान के साथ देखा वो आज कटघरे में खड़ा है। वास्तव में 8 अप्रैल को राज्यपाल वर्सेस राज्य सरकार के मामले में कोर्ट ने बड़ा फैसला देते हुए राष्ट्रपति और राज्यपाल को बिल की मंजूरी के लिए समय सीमा में बांधा था। कोर्ट की इस नसीहत पर भड़के उपराष्ट्रपति साफ तौर पर जो सवाल खड़े कर रहे हैं वो उस बारीक रेखा को पार करने पर उठे जिसमें न्यायपालिका और विधायिका के बीच शक्ति संतुलन बिखरता हुआ दिख रहा है, जिसका पालन आज तक होता रहा, उसे अब लांघने की कोशिश की। अगर किसी संस्था पे विश्वास है तो जुडिशरी पे है। और मुझे ऐसा लगता है कि जब कुछ सरकार के लोगों को जुडिशरी के निर्णय पसंद नहीं आते तो फिर वो आरोप लगाना शुरू कर देते हैं कि ये हद से बाहर है। और जब उनको पसंद आते हैं तो फिर विपक्ष को कहते हैं ये तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया। कोई सवाल उठाए 370 पे तो ये तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। राम जन्मभूमि की जजमेंट पे सवाल आए तो ये तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, ये तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। और अगर हाल ही में जस्टिस पार्दीवाला की जजमेंट आई तो ये कैसे सुप्रीम कोर्ट कर सकती है? मतलब कि जो आपको जजमेंट सही नहीं लगे, आपके सोच के अनुसार नहीं हो तो वो तो गलत है, और जो आपके सोच के अनुसार है वो ठीक है। और एक कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरी को ऐसी बात कहनी मैं समझता हूं उचित नहीं है। एक अलग बात कहता हूं, भारत का लोकतंत्र 4 पाए पर आधारित है। बहुत बार, एक बार नहीं, बहुत बार सब कुछ स्पष्ट हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट को अधिकार है अगर कोई गलत कानून पास होता है पार्लियामेंट के अंदर तो उसकी समीक्षा वो कर सके। तानाशाही का मुल्क है, आप सुप्रीम कोर्ट नहीं मानेंगे, आप इस देश के कानून को नहीं मानेंगे, आप बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जी के द्वारा लिखे गए संविधान को नहीं मानेंगे। राजनीति के एक ऐसे कालखंड में है जहां हमें इन चीज़ों पे बहुत संवेदना से सोचने की ज़रूरत है। एग्जीक्यूटिव हो, लेजिस्लेचर हो, जुडिशियरी हो, यहाँ तक कि मीडिया भी हो। अगर इसमें एक फाइन बैलेंस नहीं रहा तो मेरा मानना है कि किसी को ओवर रीच से बचना चाहिए। कपिल सिब्बल और जो विपक्ष के दूसरे नेता कह रहे थे वही चीज़ इनकी प्रतिक्रिया में भी दिख रहा था। लेकिन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने क्या कहा, एक बार उनको भी सुनना जो है ज़रूरी है, तभी आप समझ पाएंगे कि ये आलोचना, यह जो बात विपक्ष कर रही है वो क्यों कर रही है और कहाँ पे जाकर के तीर चुभ रही है। Therefore, you all will be wondering why there has been no FIR. The answer is simple. An FIR in this country can be registered against anyone
any constitutional functionary, including the one before you, one has only to activate the rule of law. No permission is required. But if it is judges, their category, FIR cannot be straightway registered. Article 145(3) was there. The number of judges in the Supreme Court was 8. 5 out of 8. Now 5 out of 30 and odd. But forget about it. The judges who issued a mandamus virtually to the president and presented a scenario it will be law of the land have forgotten the power of the Constitution. How can that combination of judges deal with something under Article 145(3) is preserved? It was then for 5 out of 8. We need to make amends in that also now. 5 out of 8 would mean interpretation will be by majority. Or 5 constitutes more than majority in 8. But leave that aside. Article 142. Article 142 has become a nuclear missile against democratic forces. Available to judiciary 24/7. तो आज से करीब 10 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया, उस फैसले की धमक जो है आज तक सुनाई दे रही है और चर्चा जो है अभी राजनीतिक गलियारे में काफ़ी गंभीर चर्चा चल रही है कि आखिर इस फैसले का क्या किया जाए। इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट जो है इन्होंने अपनी सीमा यानी जो लक्ष्मण रेखा है, एक जो बारीक लाइन है न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच में, उस सीमा को पार करके दिया गया यह आदेश है। आखिर इसका अंतिम रूप, आखिर इस पर निर्णय क्या हो, करेंगे चर्चा। और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ कुछ विशेषज्ञ हैं और खासतौर पे कानून के विशेषज्ञ हैं, उन्हीं को हमने बुलाया है, उन्हीं से चर्चा करेंगे। और विपक्ष के भी कुछ लोग हैं हमारे साथ। अमिता सचदेवा जी है, सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता है, वरिष्ठ अधिवक्ता है, और संदीप मिश्रा जी है, अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट के हैं। और इसके अलावा वीरेंद्र भूरिया जी है, नेता कांग्रेस और प्रवक्ता समाजवादी पार्टी की तरफ से आनंद राय हैं। सभी मेहमानों का स्वागत है। और सबसे पहले मैं संदीप मिश्रा जी से इस पर चाहूँगा। संदीप मिश्रा जी, यह जो फैसला आया है, यह जो आदेश दिया गया है, ये क्या आपको लगता है कि अपनी सीमा से बाहर जाकर के ये आदेश दिया गया है? और जो 142 का यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है, जहाँ तक हम लोग जानते हैं और सामान्य लोग जो भी कानून की थोड़ी बहुत भी जानकारी रखते हैं, उनको पता है कि यह जो अधिकार है सुप्रीम कोर्ट का, वो सिंगल बेंच इसको नहीं कर सकती, इसको डबल जो डिवीजन बेंच है वो भी नहीं कर सकती, फुल बेंच भी नहीं कर सकती। संविधान पीठ जो है समझो कि 5 जज या 7 जज या उससे जो ज़्यादा रहते हैं वही ये फैसला कर सकती है। फिर भी ये पादरीवाल को नहीं पता होगा, ये हम लोग मान नहीं सकते, लेकिन फिर भी पादरीवाल जी ने ऐसा फैसला किया। क्या आपको लगता है कि यह जो फैसला है ये न्यायपालिका का विधायिका में डायरेक्ट हस्तक्षेप है, और ये फैसला क्या आपको लगता है लागू करवाना जो है असंवैधानिक है? देखिए मुकेश जी, पहली बात तो मैं राष्ट्रपति जी ने जो बातें कही है और आगे जो सोशल मीडिया में भी चर्चा हो रही है, दोनों को मैं कनेक्ट करते हुए यह बताना चाहता हूं कि जब हम बात कर रहे हैं भारत की संवैधानिक व्यवस्था की, तो हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ना कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। मतलब हमारे यहाँ संसद में पक्का अकाउंटेबल है, न कि हमारा राष्ट्रपति अकाउंटेबल है। इसीलिए शायद हमारे संविधान निर्माता जानते थे, उन्होंने आर्टिकल 361 में व्यवस्था दी थी कि अगर कहीं कोई ऐसा मामला आता है तो राष्ट्रपति के खिलाफ कोई भी सिविल या क्रिमिनल कार्यवाही नहीं की जा सकती है किसी भी कोर्ट में। दूसरी बात जो मैं यहां पे कह रहा हूं, राष्ट्रपति जी ने जो कहा कि आर्टिकल 142 एक न्यूक्लियर मिसाइल हो गया है। न्यूक्लियर मिसाइल उन्होंने क्यों कहा? क्योंकि सपोज करिए अगर कल को राष्ट्रपति जी ने फैसला नहीं माना तो क्या 142 में सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति के ऊपर भी कंटेम्प्ट का मुकदमा चला सकती है? डेफिनेटली चला सकती है। और इसीलिए यह डरने की बात है, क्योंकि कंप्लीट जस्टिस के नाम पे क्या कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट किया जा सकता है? आखिर अदालत ने यह फैसला देते वक्त आर्टिकल 361 एक बार क्यों नहीं पढ़ा या उस पर कोई फाइंडिंग क्यों नहीं दी? यह सबसे बड़ा विधिक सवाल उठता है जिसका जवाब देना चाहिए
सभी कानूनविदताओं को, और जो लोग बड़े अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट के सपोर्ट में कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला सही है कि राष्ट्रपति को समय सीमा में बांधना चाहिए, तो समय सीमा में बांधनी है तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का क्या हुआ, प्रधानमंत्री की लोकसभा के प्रति जवाबदेही का क्या हुआ। आखिर जब सिस्टम ही बना है कि प्रधानमंत्री को 24 घंटे अकाउंटेबल होना होता है अपनी लोकसभा के प्रति, तो ऐसे में प्रेसिडेंट को फ्री रखा गया है कि कम से कम वो देश का प्रथम नागरिक है जिसके नाम पर देश का शासन चलता है। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। मतलब एक तरीके से आप ये कि जो पॉकेट वीटो का अधिकार जो है उसको इन्होंने खत्म करने वाला आदेश दिया है, यानी राज्यपाल के पास और राष्ट्रपति के पास जो है जो विवेकाधिकार था वो विवेकाधिकार जो है इस फैसले के बाद से, इस आदेश के बाद से जो है अब नहीं रहेगा। और ये केवल इस आदेश में नहीं, बाकी आदेशों में भी जो है ये माना जाएगा। हमारे साथ कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेता भी हैं, इस पर भी लेंगे, लेकिन मैं पहले जो है मैं अमिता सचदेवा जी के पास जाना चाहूँगा। अमिता जी, क्या आपको लगता है जिस तरीके से बात 142 की हो रही है यहाँ पे, क्या आपको लगता है कि ये जो फैसला है ये फैसला पॉलिटिकल प्रेशर में लिया गया या पॉलिटिकली मोटिवेटेड फैसला है? एक मिसकंसेप्शन है कि आर्टिकल 142 के अंडर जो है जो ऑर्डर पास होगा वो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के द्वारा ही होगा, ऐसा नहीं है। कोई भी बेंच, 2 जजेस 3 जजेस बेंच भी आर्टिकल 142 में ऑर्डर पास कर सकती है। आर्टिकल 145(3) ये कहता है कि जहां कॉन्स्टिट्यूशन के इंटरप्रिटेशन की बात है, जहां स्टैट्यूट्स इन्वॉल्व है, वहां पे आर्टिकल 145(3) में कॉन्स्टिट्यूशन बेंच गठित होगी और वहां पे जो ऑर्डर है वो अंडर आर्टिकल 142 कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के द्वारा ही लिया जाएगा। तो इस मामले में मैं बताना चाहूंगी कि 1960 की एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने खुद ये बताया कि आर्टिकल 142 में किस प्रकार से पावर यूज की जा सकती है, किस प्रकार के ऑर्डर्स पास किए जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा कि आर्टिकल 142 में ऐसा कभी नहीं होगा कि अगर किसी लॉ को ओवरराइड किया जा रहा हो, इस प्रकार से पावर यूज नहीं होगी, किसी के फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करने के लिए नहीं होगा, या कोई ऐसा काम जो जुडिशरी इनडायरेक्ट वे में नहीं डायरेक्ट वे में नहीं कर सकता, उसको इनडायरेक्ट वे में करने के लिए आर्टिकल 142 का यूज हो, ऐसा नहीं होगा। तो मेरे हिसाब से ये एक ओवररीच है और मैं हमारे वाइस प्रेसिडेंट धनखड़ जी की बात से बिल्कुल सहमत हूं, क्योंकि ये दो मैं खुद भुक्तभोगी हूं। एक उदाहरण मैं बताना चाहूंगी, सुप्रीम कोर्ट के 2 ऑर्डर्स हैं, एक अक्टूबर 2022 का, एक 28 अप्रैल 2023 का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जहां भी हेट स्पीच होगी वहां स्टेट की पुलिस को सो मोटो एक्शन लेना है विदाउट वेटिंग फॉर अ फॉर्मल कंप्लेंट। इन ऑर्डर्स को बेस लेके मैं सुप्रीम कोर्ट में गई उदयनिधि स्टालिन के अगेंस्ट, जब उदयनिधि स्टालिन ने कहा कि सनातन का इरेडिकेशन होना चाहिए, तो उस समय सुप्रीम कोर्ट ने मुझे क्या कहा कि अभी हम इंडिविजुअल के अगेंस्ट केसेस नहीं ले रहे। तो सुप्रीम कोर्ट का ही ऑर्डर है, उस ऑर्डर में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर पुलिस ने ये डायरेक्शन नहीं मानी तो इट विल बी कंसीडर्ड एज अ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। बिल्कुल ऐसे ही, तो ये कैसा दोहरा मापदंड है। बिल्कुल दोहरे मापदंड पे हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ विपक्ष के जो नेता हैं दो, उनसे भी बात करेंगे। और वीरेंद्र भोरिया जी हैं कांग्रेस की तरफ से, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी अभी दिख नहीं रहे। वीरेंद्र भोरिया जी, क्या आपको लगता है यह जो आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, क्या आपको लगता है कि ये विधायिका में हस्तक्षेप है और जो अधिकार संसद को है उस अधिकार में हस्तक्षेप है, जैसा कि उन्होंने वाइस प्रेसिडेंट ने कहा है? और मुकेश जी, मैं ये बोलना चाहूंगा क्योंकि हमारा बहुत बड़ा देश है, बहुत 140 करोड़ की जनसंख्या है, जिनका सुप्रीम कोर्ट मतलब जो सुप्रीम है अपने आप में, उसके ऊपर बहुत विश्वास है। अगर हम न्यायपालिका और कार्यपालिका मिलकर कार्य नहीं करेंगे और इस तरीके से अगर हम सुप्रीम कोर्ट के ऊपर इस तरीके की टिप्पणी करेंगे तो आम जनता का जो भरोसा है वो थोड़ा सा कम होगा। क्योंकि आज अगर कुछ भी होता है, कोई भी परेशानी होती है, तो आदमी कहता है कि भाई सुप्रीम कोर्ट एक आखिरी रास्ता है जहां पर हमें न्याय मिलने की उम्मीद है। लेकिन अगर इस तरीके से अगर सुप्रीम कोर्ट के किसी, मैं भी मानता हूं, अगर किसी सरकार को, सुप्रीम कोर्ट को, दोनों को अपने अपने विवेक के साथ जो निर्णय लेने हैं वो इस तरीके से लेने चाहिए कि किसी की भावनाओं को कोई कष्ट ना पहुंचे। लेकिन देखिए, किसी भावना की बात नहीं, देखिए संवैधानिक पोजीशन की बात है वीरेंद्र भोरिया जी, ये संवैधानिक पोजीशन की बात है। संविधान ने सभी को अपने अपने अधिकार दिए हुए हैं, आप एक दूसरे के अपनी सीमा में रह के बात करें। सुप्रीम कोर्ट के पास सर सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है फिर भी कि अगर वो इस प्रकार का
अगर 2023 की एक बिल को अगर 2025 तक आप रोक के रखते हैं, तो उसके ऊपर कुछ तो संज्ञान कानून को भी लेना पड़ेगा ना। सुप्रीम कोर्ट के पास आखिर क्या करेंगे? अगर 2-2 साल आप किसी, या तो उसका जवाब तो देना पड़ेगा ना। आप जवाब भी नहीं देना चाहते, उसके बाद आप अगर कोई उसके ऊपर कानून बनता है या उसको कुछ बोला जाता है, आप उसको भी मानने के लिए तैयार नहीं है, फिर कैसे होगा? आप बताएं। नहीं, ठीक है, ये तो आपने सामान्य बातें कही, लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन के जो अधिकार दिए हुए हैं, यह अधिकार संविधान ने दिया है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जब संविधान लिखा तो ये विवेकाधिकार राष्ट्रपति और राज्यपाल को मिला था। पॉकेट वीटो का अधिकार आप कितने दिनों में उसको वापस करते हैं बिल को, इसका कोई समय सीमा तय नहीं किया गया था। और अगर इसको समय सीमा तय करना है तो आपके पास आर्टिकल 368 में अधिकार दिए हुए, संविधान को संशोधन कीजिए और उसमें जाकर के ये कह दीजिए, एक फ्रेम लगाइए। आपके पास तो अधिकार नहीं है ना, कानून बनाने का अधिकार कोर्ट के पास नहीं है, और कोर्ट यही कर रही है। ये जो कि एक नया कानून है ना कि हम समय सीमा तय करना, तो ये तो नए तरीके का कानून है। तो इस कानून को संसद बनाएगी या सुप्रीम कोर्ट बनाएगा? बात वो इसी दोनों को अपनी सीमा रेखा क्या है, उसी सीमा रेखा पर आज हम चर्चा कर रहे हैं, जिसकी ओर जो है आज कल जो है वाइस प्रेसिडेंट ने ध्यान आकर्षित किया है कि अपनी सीमा रेखा और लक्ष्मण रेखा सबकी है, एक बारीक लाइन है जिसका हमें आदर करना होता है, उसके भीतर में रह करके अपने फैसले करने होते हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता आनंद राय जी हैं, मैं उनसे भी यही बात पूछूंगा। आनंद राय जी, क्या आपको लगता है कि ये जो एक सीमा रेखा, एक जो लक्ष्मण रेखा जो है बारीक सी, क्या आपको लगता है कि यहां पर उसका उल्लंघन हुआ है? अनम्यूट करें आनंद राय जी, अनम्यूट करें पहले। पैनल में बैठे सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं यही कहना चाहता हूं, लोकतंत्र जो है ये 4 स्तंभों पे खड़ा है। अगर किसी में कोई गड़बड़ी होती है तो दूसरा उसको सहारा देके उसे मजबूत करने का काम करता है। देखिए, संविधान और लोकतंत्र हमें अधिकार देता है कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन जो होती है, इस देश के लोग वो मानते हैं कि किसका अधिकार कितना है, सुप्रीम कोर्ट का, संसद का। ये दोनों लोग अपनी अपनी मर्यादा समझते हैं। तो ठीक है आनंद राय जी, वो चीज़ नहीं, मैं आर्टिकल की बात कर रहा हूँ। ये सामान्य बातें चीज़ें वो मैं डिस्कस नहीं करना चाहता अभी, क्योंकि ये संवैधानिक मामला है। संदीप मिश्रा जी, मैं वापस आपके पास आना, क्या आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने अधिकार का जो है उल्लंघन किया है, या जो नया कानून बनाने का अधिकार जो संसद का होता है उसमें हस्तक्षेप करने की कोशिश की है? और ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड, जैसा कि हमने इनसे भी पूछा, अमिता जी से भी पूछा था, कि ये पॉलिटिकल मोटिवेटेड लग सकता है, क्योंकि तमिलनाडु के मामले में खासतौर पर कह रहे हैं कि भूरिया जी ने कहा कि भाई 2-2 साल तक आप रोक के रखेंगे। कोई भी उस मसले पे विचार नहीं करा कि वो जो 10 विधेयक जिसको पारित करने का आदेश दिया, वो 10 विधेयक क्या थे? वो सारे के सारे विधेयक जो विश्वविद्यालय में कुलपति के जो अधिकार होते हैं, जिसको राष्ट्रपति, जो अब तक राज्यपाल के पास होता है, उस अधिकार को खत्म करने वाले विधेयक थे। यानी राज्यपाल जो है उसको वीसी या विश्वविद्यालय में जो अधिकार थे वो सारे उसको खत्म करने वाले विधेयक थे। शायद इसलिए राज्यपाल ने जो है उसे रोक के रखा था, क्योंकि जो सुझाव दिया गया था उसे भी नहीं माना गया था, उस पर किसी की चर्चा नहीं है। क्या आपको लगता है कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है और अब जो है जजेस को भी या कोर्ट का भी इस्तेमाल पॉलिटिशियन जो है अपने फायदे के लिए कर रहे हैं, वो आसानी से इस्तेमाल हो जा रहे हैं? नहीं, इसको मुकेश जी मैं पॉलिटिकली मोटिवेटेड तो नहीं कहूंगा, लेकिन एक चीज तो कहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट से थोड़ी सी चूक तो हुई है, क्योंकि 142 में आप जब प्रिंसिपल सेक्रेटरी को बुला लेते हैं, आप किसी डीएम को बुला लेते हैं, किसी कमिश्नर ऑफ पुलिस को बुला लेते हैं या कोई डायरेक्शन दे देते हैं, लेकिन यहां हमें समझना चाहिए कि हम एक संवैधानिक संस्था को चुनौती दे रहे हैं अपने आदेश के जरिए, और निश्चित ही बिना संविधान के निर्वचन के जो है ऐसा कोई भी आदेश पारित किया जाना मुझे नहीं लगता है कि न्याय संगत होता। लेकिन 142 पिछले 4-5 साल में अगर आप देखें तो जगह जगह सुप्रीम कोर्ट इन्वोक करती है, और उसका इंटेंट क्या है मैं आपको बताऊं। विधायिका जब बना रही थी कानून को, हमारी संसद बना रही थी, तो उसके पीछे ये था कि हम संसद से चाहे जितने भी कानून बना दें, कहीं न कहीं लूप होल रह जाएगा, तो उस लूप होल को भरने के लिए वो जगह थी, न कि नया संविधान ही गढ़ने।
की। तो अगर संविधान में स्पेशल 361 में पावर है कि राष्ट्रपति जी को आदेश नहीं दिया जा सकता, तो अगर आपको कुछ करना भी था तो एक संवैधानिक बेंच बैठा करके पहले 361 पे कुछ रूलिंग दे देते, तब शायद इस पर इतनी बहस और इतनी चर्चा नहीं होती। लेकिन जब क्योंकि आपने संविधान को छेड़ा है, तो 2 जजों की बेंच को तो शायद संविधान जैसे गंभीर विषय पे हाथ नहीं लगाना चाहिए था, उसे एक बड़ी बेंच को मैटर को रिफर कर देना चाहिए था, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल सही कहा कि उसको, और ये भी एक चर्चा का विषय है कि आखिर आपको जो है संवैधानिक बेंच के पास इसे भेजना चाहिए था और उनका जो फैसला होता वो होता। लेकिन इसका वे आउट क्या है अमिता जी? क्या अगर राष्ट्रपति संविधान के हिसाब से ये कानून लागू नहीं हुआ है लेकिन आदेश दे दिया गया, क्या इस कानून की वैधानिक स्थिति क्या रहेगी? क्या इसे माना जाएगा, या अगर इसे माना गया तो क्या आपको नहीं लगता है कि दूसरे राज्य के विधानसभाओं में भी इस तरीके की चलन शुरू हो जाएंगे? और कल अगर कश्मीर विधानसभा से ये पास होकर के आ जाए कि हम भारत के साथ नहीं रहना चाहते, चाहे 370 को हम जो है फिर से लागू करना चाहते हैं, तो क्या वहाँ पर कोर्ट जो है उसको भी लागू करवा देगी, 370 फिर से लागू करवा देगी वहाँ पे? देखिए, मेरे हिसाब से इस केस में सुप्रीम कोर्ट को जो है प्रेसिडेंट को कोई भी डायरेक्शन देने का अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को उनको एक रिकमेंडेशन दे सकते हैं, उनको सजेशंस दे सकते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट को ये डायरेक्शन देना कि आपको ये करना ही है, 3 महीने में बिल पे डिसाइड कुछ करना ही है, ठीक है, लिमिटेशन वो लाना चाहते हैं। लेकिन मैं एक बहुत ही रिस्पेक्टफुल ये पूछना चाहती हूँ कि पूरे भारत की अदालतों में आज 50 करोड़ से ज्यादा केसेस पेंडिंग है, उनकी लिमिटेशन पे सवाल कब उठेगा? बिल्कुल नहीं, मैं एक सवाल मैं अपने दोनों जो अधिवक्ता हमारे पैनलिस्ट में उनसे जानना चाहता हूं कि आखिर जो एक सीमा इसमें तय की गई है कि देना, क्या ये आगे भी जो दूसरे जो विधेयक होंगे जिनको राष्ट्रपति की मंजूरी नहीं मिलेगी या जो राज्यपाल मंजूर नहीं करेंगे, क्या उसको इसी तरह से पारित मान लिया जाएगा एक 3 महीने की समय सीमा के बाद? क्या ये परिपाटी शुरू हो जाएगी? नहीं, संदीप जी? नहीं, देखिए, अभी सबसे बड़ा क्या कहें, अगर ये रिपोर्टेबल जजमेंट है, मैंने ये चीज नहीं ध्यान दिया है कि रिपोर्टेबल है कि नहीं है। अगर यह रिपोर्टेबल है तो डेफिनेटली एक नजीर है, और नजीर के तौर पे इसको आगे भी अप्लाई किया जा सकता है, और स्टेट इस तरह से तमिलनाडु की तरह ही आगे बढ़ करके इस तरह की कार्यवाही कर सकते हैं जिस तरह की बात आप कह रहे हैं। लेकिन अगर रिपोर्टेबल नहीं है तो दिस विल बी लिमिटेड टू द तमिलनाडु गवर्नमेंट और गवर्नर ओनली, वहीं तक सीमित होगा। कल दूसरे राज्य की विधानसभा अगर ऐसा करे तो रेफरेंस तो लिया ही जा सकता है, क्योंकि अक्सर तो कोर्ट में रेफरेंस देते ही हैं लोग, जो भाई तमिलनाडु के मामले में ऐसा किया है, हमारे मामले में, क्योंकि जितने भी नॉन बीजेपी रूल्ड स्टेट हैं अब तो वो एक के बाद एक लेकर के आएंगे। क्योंकि सबसे पहले तो अभी आपको तेलंगाना में जो, चाहे आंध्र प्रदेश में जो तेलंगाना में जो 4% रिजर्वेशन वाला मामला है धर्म के आधार पे, उसको तो कितनी बार रिजेक्ट हो चुका है सुप्रीम कोर्ट से। क्या आपको नहीं लगता है कि इसके बाद से फिर से आएगा, भैया आप धर्म के आधार पे आप रिजर्वेशन हमने पास कर दिया, आप दे दो वहां पे? देखिए, कुछ तो बात रही होगी मुकेश जी कि ऐसे मामले जो संविधान की बात आती है, क्यों 5 जजों की बेंच को रख दिया गया, हमारे यहाँ व्यवस्था क्यों ऐसी दी गई? क्योंकि पता था कि संविधान जैसा मामला जो है 2 लोगों के व्यक्तिगत निर्णयों पर नहीं छोड़ा जा सकता। 2 व्यक्ति, मतलब एक पक्ष में है एक विपक्ष में है, तो भी 50-50 का ही मामला हुआ। इसलिए कम से कम पंच बैठना चाहिए ऐसे मामलों को डिसाइड करने के लिए, देखने के लिए। तो अगर आप कह रहे हैं तो एक खतरनाक प्रेसिडेंट बन रहा है, और राष्ट्रपति जी की चिंता बहुत ही वाजिब चिंता है, क्योंकि 142 इज सच ए लॉ, सच ए आर्टिकल जो कि सुप्रीम कोर्ट को एब्सोल्यूट पावर देती है। और ऐसी स्थिति में हो सकता है कि कल को अगर चाह ले सुप्रीम कोर्ट तो कह दे राष्ट्रपति जी को सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश किया जाए 142 का पावर इन्वोक करते हुए, कहा जाए इन पर्सन राष्ट्रपति हाजिर हो सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो कहते रहे 142 इज वेरी डेंजरस, और उसकी कुछ सीमाएं निर्धारित की जानी चाहिए। और मुझे लगता है संसद को इस पर गंभीरता से सोचने की आवश्यकता है कि क्या 142 में कुछ ऐसी चीजें लगाई जाए जिसके चलते जो हमारा जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, मैंने अपना ओपनिंग रिमार्क में कहा था कि हम प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में नहीं है। हमारे यहाँ जो प्रेसिडेंट काम भी करता है वो एग्जीक्यूटिव की एड और एडवाइस पे काम करता है। अगर कुछ ऐसा था ही तो आप केंद्र सरकार को डायरेक्शन दे सकते थे कि वह राष्ट्रपति जी से कहें। आप सीधे कहने वाले कौन होते हैं? संविधान में आपको सीधे कहने का कोई अधिकार नहीं है। नहीं, उसमें तो एक लाइन लिख के कही है ना, इसमें तो उन्होंने एक लाइन कही है कि मुझे पूरा विश्वास है कि हम जो आदेश देंगे शायद जो है उसको नहीं माने, इसलिए सीधा मैं लागू कराने का आदेश देता हूं।
तो उन्होंने इस बात को तो पहले ही एज्यूम कर लिया कि अगर हम ऐसा कहते हैं तो शायद जो है उसको नहीं माना जाएगा, और इसी के कारण उन्होंने सीधा लागू करवाने का जो है ये आदेश पारित किया। हमारे साथ बने रहिए, जितने भी हमारे पैनलिस्ट हमारे साथ बने रहेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, तुरंत वापस आते हैं तो चर्चा आगे बढ़ेगी। हम चर्चा कर रहे हैं कि किस तरीके से न्यायपालिका और विधायिका के बीच में जो सीमा रेखा है, एक जो बारीक लाइन है, उस लाइन पे किस तरीके एक दूसरे को सम्मान करना चाहिए और उस रेखा का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। लेकिन कुछ फैसले ऐसे आए हैं विगत दिनों में जिन पे ऐसा लगता है कि यहाँ पर सीमा का उल्लंघन हुआ। इसी पे चर्चा कर रहे हैं हमारे पैनलिस्ट हमारे साथ बने हुए हैं। मैं अमिता जी के पास एक बार वापस आना चाहूँगा। अमिता जी, क्या आपको लगता है यह जो फैसला है ये न्यायपालिका और विधायिका के बीच की दूरी को बढ़ाने वाला है? क्योंकि इससे पहले मणिपुर के मामले में आपको याद होगा 2020 का मामला था। मणिपुर में जब एक विधायक जो कांग्रेस को छोड़ करके बीजेपी में शामिल हुए थे और उनके जो सदस्यता है रद्द करने का मामला था, लेकिन 3 महीने तक जो है उसको विधानसभा अध्यक्ष जो थे वहाँ के, उन्होंने इस पर कोई फैसला नहीं लिया था, जिसके बाद से सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया और उसके बाद उनकी सदस्यता जो है वो रद्द कर दी थी। क्या आपको लगता है कि ये जो शुरुआत थी, मुझे लगता है कि वहीं से शुरुआत है। मैं आज जब इंटरनेट पे पूरा सर्च कर रहा था और कुछ अपने जो विद्वान साथी हैं उनसे जब बात कर रहा था, उन्होंने बोला कि इसकी शुरुआत जो है 2020 में मणिपुर से हुई थी। क्या आपको लगता है कि अब ये परिपाटी बनेगी? क्योंकि एक तरीके एक 2 दिन पहले एक मामला और भी आया होगा, संदीप जी को शायद पता होगा, सुप्रीम कोर्ट में केरला का एक मामला आया था और केरला के मामले में संजीव खन्ना के पास जो केरल के जो वकील थे वो उन्होंने आकर के कहा कि मुझे जो है पादरीवाल के इसमें बेंच में भेज दीजिए, ट्रांसफर कर दीजिए। तो क्या बेंच हंटिंग की भी शुरुआत होगी? क्योंकि लगता है कि वो उसी तरीके का जिस तरीके का फैसला जो है तमिलनाडु के मसले में दिया गया, उसी तरीके का कोई मसला केरला के पास है। तो अब जो जज है, क्या ये बेंच हंटिंग भी शुरू होगी अब यहाँ पे? अमिता जी देखिए, इस फैसले से जरूर एक मैं कहना चाहूंगी गलत प्रेसिडेंट सेट होगा आने वाले भविष्य में। हम अच्छी से जानते हैं कि 3 हमारी एजेंसीज हैं जिसपे सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट लागू होता है, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। हमें पता है लेजिस्लेचर कानून बनाती है, एग्जीक्यूटिव उसको इम्प्लीमेंट करती है और जुडिशरी उसे रिव्यू करती है। लेकिन सबकी अकाउंटेबिलिटी अगर हम देखें, लेजिस्लेचर अकाउंटेबल है हमारे लिए और आपके लिए, एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबल है लेजिस्लेचर पे, लेकिन जुडिशरी की अकाउंटेबिलिटी आज कहीं भी नहीं है, अभी तक कहीं भी नहीं है। तो ये जो है फैसला एक बहुत ही गलत प्रेसिडेंट सेट करेगा। और इतना ही नहीं, मैं तो ये कहूंगी कि एक वक्फ का जो अभी चल रहा है, वक्फ अमेंडमेंट में जो एक्ट आया गया 2025 में, तो 2019-20 में विष्णु शंकर जैन जी जब सुप्रीम कोर्ट जाते हैं वक्फ एक्ट 1995 को चैलेंज करने के लिए, तो उनको सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आप हाई कोर्ट जाइए। उसके बाद 7 साल से आज हाई कोर्ट में 140 से ज्यादा पिटीशन पेंडिंग है। लेकिन अब जो है मुस्लिम पक्ष अगर सुप्रीम कोर्ट आता है उस मेन एक्ट में जो अमेंडमेंट्स हुई उनको चैलेंज करने के लिए, तो उनकी इमीडिएट सुनवाई हो जाती है, नोटिस भी इशू हो जाता है। बिल्कुल ये बड़ा मसला। लेकिन अमिता जी, इसमें एक अच्छी बात यह है कि जिस विष्णु शंकर जैन जी को सुप्रीम कोर्ट ने सुना नहीं था और उन्हें वापस भेज दिया था, उन्हें कहा था कि नहीं आप हाई कोर्ट में जाइए। अभी जो नया जब 2 दिन पहले जो फैसला आया है उसमें हिंदू पक्ष के रूप में जो है विष्णु शंकर जैन को लिस्टेड कर दिया। विष्णु शंकर जैन जी जो है अब सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, क्योंकि मुस्लिम पक्ष को सुन लिया गया, इसलिए अब विष्णु शंकर जैन जी को हिंदू पक्ष की तरफ से, यानी इस बिल के समर्थन के पक्षकार के रूप में जो है उनको वहां पर किया जाएगा। अब वो वही बात करेंगे। मुझे लगता है कि ये बहुत ही अच्छा फैसला है कि अब जो विष्णु शंकर जैन तभी बोलना चाह रहे थे, तभी जो सुनाना चाहते थे, मुझे लगता है कि अब जो है 5 तारीख को जो है अब विष्णु शंकर जैन जी जो है अपनी बात रख पाएंगे। संदीप जी मुस्कुरा रहे हैं। क्या संदीप जी, आपको लगता है कि मुस्लिमों के कारण ये संभव हो पाया, जो विरोधियों के कारण? सारा क्रेडिट ओवैसी साहब को जाता है, सारा क्रेडिट ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को जाता है कि उसने अपना खुद का ही एक्ट चैलेंज करवा लिया जो प्रिंसिपल एक्ट था। जो काम विष्णु शंकर जैन अकेले नहीं कर पाए, हाई कोर्ट भटकते रहे, वह काम 6-7 राज्यसभा के सांसदों ने मिल करके कहिए विष्णु शंकर जी का काम आसान करवा दिया। विष्णु शंकर जी के जैन पे और उनकी टीम पर निर्भर करता है कि 1995 का अमेंडमेंट एक्ट, 2013 का अमेंडमेंट एक्ट, इन सब पर कितनी जोरदार बहस करते हैं और किस तरह से तथ्य अदालत के सामने रखते हैं। क्योंकि देखिए, बात उठेगी 25 वाले एक्ट पे बाद में, प्रिंसिपल एक्ट चैलेंज है। और एक चीज जी, तो वो सेपरेट चलेंगे, लेकिन दोनों ही पार्टीज को एक दूसरे मैटर में रिप्लाई दाखिल कर बिल्कुल, यह बहुत ही बढ़िया काम हुआ है और मैं इसके लिए ओवैसी साहब को, पर्सनल लॉ बोर्ड को, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। बिल्कुल, ये तो शुरुआती दौर में जब फैसला आया था तब
फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, तो मैं तो जरा चकित हो गया कि ये क्या कहा कि भाई उनसे भी जवाब मांगा जाएगा। तो इनकी तरफ से तो पहले से एक तरीके से जो है विष्णु शंकर जैन जी को जो बात नहीं सुनी गई थी वो बात सुनने के लिए खुद सुप्रीम कोर्ट ने इनवाइट कर लिया। जी 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 कर दूं जी। यहाँ पर जो जितने भी थे सबको सेहरा भी पहना दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि अब तुम सब लोग बुरके में रहो, तुम लोगों का चेहरा नहीं दिखाई देगा कि सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन कौन है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि केस का टाइटल ही सुप्रीम कोर्ट ने बदल दिया। बिल्कुल। इनरी वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट एक्ट 2025 1 2 3 4 5 पे पिटीशन पांचों चलेंगी। किसी का नाम किसी को नहीं पता चलेगा कि फैसला किस वाली पिटीशन में हो रहा है, ओवैसी साहब वाली पिटीशन में हो रहा है या फिर वर्क साहब वाली में हो रहा है या फिर अपने इमरान प्रतापगढ़ी वाले मैटर में हो रहा है। बिल्कुल, और उसके वर्सेस विष्णु शंकर जैन एंड अदर्स, तो उनका नाम तो बिल्कुल पूरी तरीके से साफ हो गया। एक चीज और मैं चाहूंगा, हमारे पास शंकर को कौन छुपा सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, विष्णु शंकर को कौन छुपा सकता है। एक चीज और जो अभी जो उपराष्ट्रपति जी ने जो एक चिंता जताई है कि करप्शन जो जुडिशरी में है, और खासतौर पे ये जो कैश का मामला था, जो कैश पकड़ा गया था, उसके बाद एफआईआर दर्ज नहीं किया जाना और उसके बाद उनको ट्रांसफर कर देना, उस पर भी चिंता जाहिर की है। क्या आपको लगता है यह जो फैसला जो 10 दिन पहले जो तमिलनाडु के केस में लिया गया है, ये उसका एक रिएक्शन है या उसका एक रिफ्लेक्शन है? अमिता जी। देखिए, कह सकते हैं। मैं ये बताना चाह रही थी आपको, कल मैं श्री हरिशंकर जैन जी को सुन रही थी, वो वक्फ एक्ट के बारे में बता रहे थे। उन्होंने एक बहुत ही अच्छी बात कही जो बिल्कुल दिल को छू गई। उन्होंने कहा कि जितने भी हमारे जजेस हैं कोर्ट के, वो जब अपनी कुर्सी पे बैठते हैं तो उनको भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि मुझे शक्ति दें कि मैं न्याय कर सकूं, और अगर मैं न्याय ना करूं तो मुझे आप पनिशमेंट दीजिए। भगवान से ऐसी प्रार्थना होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को पनिशमेंट मिल जाएगी, क्योंकि ये सब चीज़ हमारे साथ वीरेंद्र भौरिया जी बहुत देर से सुन रहे बातों को। वीरेंद्र जी, हमारे पास समय की कमी है। क्या आपको लगता है कि जुडिशरी में जो करप्शन का मसला है, आप लोग बोलने से डरते हैं लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर करप्शन के मामले हैं तो जो सही चीज़ है, जो सब लोग बोल रहे हैं, दूसरे न्यायाधीश से बोल रहे हैं, क्या आपको नहीं लगता एज ए पार्टी कांग्रेस को भी जो है इसमें सामने आके कहना चाहिए और इन चीज़ों को क्लीन होना चाहिए? इससे लोकतंत्र क्योंकि न्यायपालिका में लोगों का विश्वास जो है कम होता जा रहा है, क्योंकि आपने शुरुआत में सही कहा कि न्यायपालिका पे लोगों का भरोसा है, हम लोगों का अभी भी है और आगे भी बना रहे। इसके लिए जरूरी है कि उनकी गलत बातों को हम जनता के सामने लाएं। वीरेंद्र जी। कांग्रेस पार्टी ने कभी भी ऐसा नहीं कहा कि वो करप्शन के खिलाफ नहीं बोलती है। तो ऐसा बोलना कि हम लोग करप्शन के खिलाफ नहीं बोलते हैं, ये एक आप हमारे ऊपर एक गलत इल्जाम लगा रहे हो। सच्चाई ये है कि कांग्रेस भी, ये जो जितने आप देखेंगे कि कितने लंबे समय से हमारे माननीय राहुल गांधी जी इन जितने भी करप्शन वाले जो केसेज है उनके ऊपर भी चल रहे हैं, जो ईडी का और इस टाइप का जो लगातार उनको बुलाया जा रहा है, तो उसका वो प्रॉपर संज्ञान लेते हुए उस हर जगह वो जा रहे हैं। तो हम तो सम्मान करते हैं। अगर किसी कहीं पर हमें बुलाया जाता है या कहीं पे हमारे ऊपर कोई चार्जेस लगता है तो हम उसको पूरे तरीके से उसमें हम अपना दिखाते हैं कि हाँ भाई हम बिल्कुल पाक साफ हैं। बिल्कुल ठीक है। ये तो पहले कांग्रेस को इसी से निपटना। मेरे पास समय की कमी है। आखिरी कमेंट के लिए मैं अमिता जी और संदीप जी से आखिरी कमेंट 10-10 सेकंड में लेना चाहूँगा। क्या आपको लगता है संदीप जी की यह जो घटना हो रही है पिछले दिन से, इससे न्यायपालिका में लोगों का विश्वास जो है वो कम हो रहा है, आम लोगों का? जी, मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि जी संदीप जी, पहले संदीप जी। जी देखिए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि इधर पिछले 4-5 साल से लोग सोशल मीडिया में न्यायपालिका के खिलाफ जम करके लिख रहे हैं और कुछ लोग तो संसदीय शब्दों का भी प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर पा रही है। आज तक न गूगल को नोटिस किया गया, न यूट्यूब को नोटिस किया गया, न फेसबुक को कहा गया कि ऐसे कंटेंट्स को आप हटाइए। क्यों? क्योंकि जब आपके खिलाफ ऐसे सवाल उठे और आप उसको कवर अप करने की कोशिश करेंगे तो शायद आप बोल नहीं पाएंगे। क्योंकि वर्मा जी का मैटर जिस तरह से हैंडल किया गया, सुप्रीम कोर्ट की या हाई कोर्ट की 60-70 सालों की कमाई को जो है कहीं न कहीं धुआं किया हुआ है और अदालत कुछ कर भी नहीं पा रही है और लोग खूब जम करके लिख भी रहे, क्योंकि लोगों के दिमाग में आ चुका है कि कंटेम्प्ट में जेल जाएंगे, क्या करना है, लेकिन सच तो बोलो एक बार देश के लिए। बिल्कुल, ये बात मुझे लगता है कि विपक्ष के नेताओं को भी सोचना चाहिए। अमिता जी। जी, मैं लास्ट में यही कहना चाहूंगी कि मैं हमारे वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर धनखड़ जी से सहमत हूं कि एक जुडिशियल रिफॉर्म की आज जरूरत है। और वाकई जो कुछ दिनों में जो इतने फैसले आए
आम जनता का जो विश्वास है वो घट रहा है जुडिशरी के ऊपर से। मेरे खुद के दो एग्जांपल मैंने आपको दिए कि जहां मुझे लगा कि एक पक्षपात वाली बात हुई, तो कहीं ना कहीं आज के समय में ये नीड है कि एक रिफॉर्म की आवश्यकता है। बिल्कुल। एक सवाल और, अभी 1 मिनट का समय और हमारे पास है। एक सवाल और कि ये जो जिस मसले पे लेकर के तमिलनाडु में ये किया गया, पॉकेट वीटो को हटाया गया है, क्या आपको नहीं लगता है कि लोकतंत्र के लिए या जनता में ये सही है कि अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने किया वो उनका अधिकार नहीं है, लेकिन जो किया है वो होना चाहिए? क्या आपको लगता है कि पॉकेट वीटो जो है, पॉकेट वीटो पे कुछ ना कुछ समय सीमा संसद को तय कर देना चाहिए? आखिर कोई विधेयक अगर मान लीजिए राज्य की विधानसभा या संसद पास कर देता है, कानून बना देता है, तो उसको पास करने के लिए एक जो आखिरी मोहर जो राष्ट्रपति से या राज्यपाल से लगनी है, उसकी एक समय सीमा होनी चाहिए। अमिता जी। जी बिल्कुल होनी चाहिए समय सीमा। और मैं ये कहना चाहूंगी कि सुप्रीम कोर्ट ने जैसे उनको डायरेक्शन दी हमारे राष्ट्रपति को, तो वो डायरेक्शन की बजाय एक रिकमेंडेशन होनी चाहिए, सजेशंस होने चाहिए, क्योंकि इतने लॉज हमारे पार्लियामेंट ने बनाए हैं, तो और जो लॉज की जो क्वालिटी है वो हमें पता है। तो मेरे हिसाब से समय एक सीमा होनी चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इस प्रकार से प्रेसिडेंट को डायरेक्शन देना, ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ओवर। बिल्कुल तरीका जो है, तरीके पे आपत्ति जो है वो तरीके को लेकर के। संदीप जी इस बात पे इत्तेफाक रखता हूं कि तरीका गलत था, क्योंकि अगर कुछ कहना है तो एग्जीक्यूटिव के थ्रू न्यायपालिका कहना चाहे तो कहे। राष्ट्रपति को लिए जो है, जो इम्यूनिटी मिली हुई है, उसका सम्मान किया जाना चाहिए था। बिल्कुल। थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस महत्वपूर्ण चर्चा में अपनी बातें हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। संदीप जी आपका, वीरेंद्र भूरिया जी आपका और अमिता जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस महत्वपूर्ण चर्चा में आई और अपनी बातें हमारे दर्शकों के साथ साझा किया। लेकिन जो बात तमिलनाडु के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कही है, उस बात पे, उस फैसले पे किसी को आपत्ति नहीं है। आपत्ति हो भी सकती है, लेकिन जिस तरीके से यह फैसला किया गया, सीधे तौर पर राष्ट्रपति और राज्यपाल को साइडलाइन करके उनको आदेश दिया गया, मुझे लगता है कि यह कहीं ना कहीं उस सीमा का उल्लंघन है, उस लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन है जो न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच में संविधान ने खींची है। इस रेखा का ध्यान रखा जाना चाहिए। उस लक्ष्मण रेखा ही हमारी लोकतंत्र की मजबूती है, हमारी लोकतंत्र का मंदिर है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।